नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं हूं आप सभी का मित्र अंकेश और मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं एक काफी महत्वपूर्ण विषय को लेके, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विषय से विपक्ष को ये लगता है कि उनको कोई एक ऐसा रामबाण मिल गया है और जिसकी वजह से जो सत्ता पक्ष है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी को बता दूं, आज बात करने वाला हूं मैं अग्निवीर योजना को लेके। अग्निवीर योजना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो आज हम अग्निवीर योजना के उस पहलुओं को भी छुएंगे जो कि अभी तक बहुत कम छुआ गया है। बहुत कम लोगों ने उसके विषय में चर्चा की है, या किया भी है तो बहुत मतलब कि नगण्य है, उतनी चर्चा नहीं हुई इसके बारे में। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि ये योजना जो आया था उस 14 जून 2022 को लॉन्च किया था भारतीय आर्मी ने। ये अग्निवीर योजना ब्रांड चाइल्ड था तब के सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी का, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करी थी। आर्मी में इसकी मांग तो काफी पहले से थी, लेकिन हो सकता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है उनमें इतना इच्छा शक्ति ना हो कि इस योजना को लेके आए, या उन्हें पूर्वानुमान होगा कि शायद इस योजना को लाने के बाद जो लड़के हैं जो आर्मी में आते हैं उनके अंदर में एक अविश्वास पैदा होगा सरकार को लेके। बट फिर भी आर्मी की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए मोदी गवर्नमेंट आगे आई और इन्होंने इस योजना को लॉन्च करने की अनुमति दी। तो इस योजना में जो है कि 17.5 से लेकर 21 साल तक के बच्चे अपने इस योजना में जा सकते हैं, मतलब कि आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है 10th से लेके 12th तक, और उसमें जाने के बाद आर्मी ज्वाइन करने के बाद प्रतिवर्ष मतलब कि 2 बार, साल में 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट होती है, भर्तियां होती हैं, और उन भर्तियों में लगभग 45,000 सैनिक आते हैं इस सेवा के लिए। और उनकी जो सेवाएं होती हैं वो 4 साल के लिए होती हैं, और 4 साल के जो ये टाइम पीरियड होता है उसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग की होती है और 3.5 साल जो होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होती है अलग अलग जगहों पे। उसके बाद से रिटायरमेंट के बाद उनकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी जो बात करना है हम ये देख लेंगे कि आखिर इससे गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा, आर्मी क्यों चाहती है इस योजना को, और जो डिस्कम्फर्ट का मुख्य कारण जो है, जो बच्चे इसमें मतलब कि भर्ती लेंगे, जिनकी रिक्रूटमेंट होगी, उनके अंदर जो डिस्कम्फर्ट है वो किस वजह से है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं सरकार का पक्ष। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो स्वर्गीय बिपिन रावत जी थे, जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के, उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि जो भारत की जो लड़ाई है वो 2 फ्रंट पे नहीं है। 2 फ्रंट यानी कि चाइना और पाकिस्तान, इन 2 फ्रंट्स पे नहीं होगी। जो चाइना की अगर मुख्य कोई लड़ाई होती है तो वो 2.5 फ्रंट पे होगी। 2.5 फ्रंट का उनका मतलब ये था, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, और जो आधा फ्रंट होगा इंटरनल। अब इंटरनल जो भारत को खतरा किन लोगों से है, चलिए मैं बता देता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। इंटरनली उनका कहने का मतलब ये था कि जो भारत का जो खतरा है वो किनसे है, वामपंथियों से, इस्लामिस्ट से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, और 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वालों से। आप समझ सकते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था, 3 भागों में भारत बट गया, पहले 2 फिर 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। और आगे भी सरकार के अंदर और आर्मी के अंदर भी ये शंका है कि हो सकता है कि आगे चल के कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स मान लीजिए कि इंडियन आर्मी जो लड़ रही है वो बॉर्डर्स पे लड़ रही है, चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे लड़ रही है, लेकिन इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और वो कौन लोग करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को लड़ने के लिए, टैकल करने के लिए ये योजना, जो अग्निवीर योजना है, वो लेके आई गई है। और एक बात मैं और बता दूं कि जो आपने एनएसए है अजीत डोभाल जी, उनका एक स्पीच मैंने सुना था। उन्होंने कहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी गहरी बात करी थी। उनका वीडियो भी मेरे पास था, लेकिन अभी पता नहीं हो सकता है डिलीट हो गया होगा मेरे से। अगर अगले किसी एपिसोड में इस तरह का कोई मौका बना तो मैं वो वीडियो जरूर वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भारत जो गुलाम रहा इतने 100 सालों तक, लगभग 800 सालों तक अलग अलग साम्राज्य के शासन रहा भारत पे, कभी तुर्क्स आए, कभी मुगल्स आए, कभी अंग्रेज आए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भारत पे शासन जो ये लोग करके गए थे वो इसलिए करके गए थे क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे।
जाति को लेके, धर्म को लेके, या अपने मेरा क्या, मैं की भावना थी, उसकी वजह से इतने सालों का राज्य उनके ऊपर रहा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब यहाँ पे मुगल या अंग्रेज आए थे तो कुछ हजार में आए थे वो लोग बस, और हम करोड़ों पे इसलिए राज करके गए क्योंकि पैसों के लालच में या कुछ इस तरह की चीजों की लालच में उन्होंने, जो भारत के लोग थे, उन्होंने खुद ही उनकी आर्मी को ज्वाइन किया और अपने ही लोगों से लड़े। तो उसका एक मुख्य कारण ये भी था भारत को इतने साल गुलाम रहने के लिए, जो गुलाम रहा भारत। तो चलिए अब इससे अगले चर्चा शुरू करते हैं और बताता हूं मैं आपको कि सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है। सरकार एक ऐसी फौज खड़ा करना चाहती है, देशभक्तों की फौज, जो कि आर्मियों की डिसिप्लिन उनके अंदर हो, आर्मी की काबिलियत उनके अंदर हो, वो जोश हो, जुनून हो, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं उनमें होता है, कि कभी भी इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो हर कस्बे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे ऐसे लोग पहले से हो। तो जो 4.5 साल का टेन्योर मैंने आपको बताया, 4 साल का जो टेन्योर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके बाद से आखिर अग्निवीर का होगा क्या, तो इसमें से सरकार का कहना है और आर्मी का कहना है कि 25% लोग जो है वो आर्मी रिटेन करेगी और 75% लोगों में से अगर वो चाहे तो आर्मी के जो विभिन्न अंग है, जैसे कि CISF हो गया, पैरामिलिट्री हो गई, BSF हो गया, तो इस तरह के जो अर्धसैनिक बल हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स हो गई, वहां पे ये लोग आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट पुलिस ने भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी स्टेट पुलिस में। अगर आर्मी के लोग स्टेट पुलिस में जाएंगे तो आर्मी वालों पे एक चीज तो सही है कि जो पुलिस जिस चीज के लिए बदनाम है उसकी छवि काफी सुधर जाएगी अगर आर्मी के लोग पुलिस में ज्वाइन करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अग्निवीर का आगे होगा क्या, और आगे चल के अग्निवीर जो है उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कॉर्पोरेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और काफी सारे कॉर्पोरेट्स ने, जैसे कि आनंद महिंद्रा हो गए, महिंद्रा ग्रुप्स के, टाटाज हो गए, अंबानीज, अदानीज, इन सब ने लगभग बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने आगे आके कहा है कि हम इन अग्निवीरों को वरीयता देंगे अपने यहाँ नौकरी में रखने के लिए। और कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह की डिसिप्लिन वाले लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो ये तो बात हो गई उनकी एम्प्लॉयमेंट की। दूसरी बात हो गई जबकि आर्मी की डिसिप्लिन और आर्मी की जो काबिलियत है, उस जो एक्सपीरियंस है, उसको लेके लोग अगर गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को लीड करते हैं, उस गांव को लीड करते हैं, आगे जाके लीडर्स बनते, फ्यूचर लीडर्स बनते हैं। मान लीजिए कोई मुखिया बन गया, कोई सरपंच बन गया, कोई MLC बन गया, MLA बन गया, MP बन गया, तो आर्मी का जो ट्रस्ट है वो लोगों पे जाएगा नहीं और उन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये करप्ट नहीं होंगे। एक चेंज है, इस तरह की चेंज लाने की सरकार की और गवर्नमेंट की मंशा भी है। तो आप जान सकते हैं कि मेन जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं जो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। वो सारे गांव के लोग होते हैं। शहर से जो आर्मी में लोग जाने वाले हैं वो काफी कम है, या तो ऑफिसर्स लेवल पे हैं। सैनिक के लेवल पे जो खास तौर पर जो लोग ज्वाइन करते हैं वो गाँव के ही होते हैं। तो एक ऐसी फौज को उत्पन्न करने की कोशिश है ये अग्निवीर योजना, कि ऐसे कोई भी स्थिति उत्पन्न हो उसे लड़ने के लिए भारत इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से काबिल हो। दूसरी बात इसमें आती है सरकार की पेंशन को लेकर। जो इंडियन आर्मी की बजट है वो लगभग 6 लाख करोड़ का बजट है। प्रेजेंट में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को लेकर देखें तो 14 लाख के आसपास टोटल इंडियन आर्मी में हैं लोग, मतलब तीनों अंगों को लेके, और 28 लाख पेंशनधारी हैं। तो जो आर्मी का जो मेजर चंक है, मतलब कि बजट का जो मेजर चंक है वो पेंशन देने में या सैलरीज देने में निकल जाता है, और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को करने के लिए काफी कम पैसे बचते हैं। तो आप लोगों को याद भी होगा कि तब के जो यूपीए गवर्नमेंट के, कांग्रेस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे के एंटोनी जी हैं, वो संसद में कहा था कि ये जो आर्मी है, आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। ये एक एंटोनी जी का रिकॉर्डेड भाषण है। बट उस समय आर्मी के पास स्थिति ये थी कि उनके पास क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो इस स्थिति को
ऐसा ना आए, उसको भी सरकार उभरना चाहती है। चाहती है कि जो सेना का जो इससे पैसा बचेगा, पेंशन के जो पैसे बचेंगे, उसको मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाए। तो कुछ पैसा जो सरकार का है वो इससे भी बचेगा, और जो इससे लोग निकलेंगे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और आर्मी की एक जो एक्सपीरियंस होता है उसको काफी अच्छे से यूज करेंगे। देशभक्तों की एक फौज खड़ी होगी। तो ये तो हो गई पेंशन की बात। ये सरकार क्या चाहती है, सरकार की बात हो गई। अब आर्मी क्या चाहती है? आर्मी के मन में मतलब कि आर्मी इस योजना के क्यों लेके आना चाहती थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडियन आर्मी का एवरेज एज है अभी, वो है 32 साल, और इंडियन आर्मी चाहती है कि इस एज को कम करके, एवरेज एज को कम करके 26 पे लाया जाए। यानी कि इंडियन आर्मी जो है, भारतीय आर्मी, वो चाहती है कि यंगस्टर्स को या जो यंग ब्लड है वो आर्मी में रहे। और ये क्यों चाहती है? इसका एक्सपीरियंस तब हुआ था जब कारगिल वॉर हुआ था। जो युद्ध हुआ था उस समय कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जो एज को लेके, मतलब कि जो आप जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसी कार्य करने की क्षमता, और खास करके आर्मीज में जो कॉम्बैट आर्मीज होती हैं, उनकी शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल बल होना चाहिए, तो वो बल धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो आर्मी चाहती है कि जो एज है उसको 32 से 26 पे लाया जाए, और उनको एक यंग ब्लड चाहिए पूरा का पूरा। उनको मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, उनको पैसे चाहिए आर्मी को मॉडर्न करने के लिए और जो नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। तो ये तो आर्मी चाहती थी। अब जो मेन कंसर्न्स है अग्निवीर का, वो क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अग्निवीर हैं खास करके आते कहाँ से हैं, उनका परिवेश क्या है। जो भी कम्बैट आर्मी है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो गांव से आते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, जिनके मन में एक श्रद्धा होती है भारतीय आर्मी का जो यूनिफॉर्म पहनने का। और अब शहरों में तो उतना कोई जानता भी नहीं कि आगे कौन है पीछे कौन रहता है ऐसे करके, लेकिन गाँव में आप जाएंगे तो आर्मी किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, आर्मी वालों की इज्जत काफी होती है, उनकी रिस्पेक्ट अलग से ही होती है। तो उनको लगता है कि शायद ये रिस्पेक्ट, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो छिन जाएगी 4 साल के बाद, हमें कोई पूछेगा नहीं। और इसमें एक और क्लॉज है कि जो अग्निवीर से वो शादी नहीं कर सकते, मतलब वो मैरिज नहीं कर सकते जब तक वो सेवा दे रहे हैं। तो उनका एक मेजर कंसर्न ये भी है कि मान लीजिए 25 साल में या 24 साल में वो रिटायर होकर घर आते हैं, और वो शादी का एज, जो परफेक्ट एज माना गया वो शादी का एज वही है, और गाँव में तब तक शादी हो जाती है। तो उनको ये लगता है कि हमसे शादी करेगा कौन। उसके बाद से उन्हें अपने फ्यूचर को लेके भी काफी वो टेंस्ड रहते हैं। उनको नहीं पता कि फ्यूचर में आगे होगा क्या। गवर्नमेंट जो बोल रही है कि 25% को रिटेन करेंगे, तो 25% में से जो 100 में से जो 25 लोग रिटेन होंगे, 75 लोगों का क्या होगा। आर्मी कह रही है कि उनको BSF में भेजा जाएगा, पैरामिलिट्रीज में भेजा जाएगा, या जो PSUs हैं वहाँ पे डाला जाएगा। बट आई थिंक उनके मन में ये विश्वास अभी तक बैठा नहीं हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सरकार की बातों को, और ये मुख्य कारण है डिस्कम्फर्ट का। और जो विपक्ष है उनको ये लगता है कि इसमें हमें कुछ बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा मिल गया, ऐसा विषय मिल गया जिसकी वजह से हम अपनी ग्राफ को ऊपर लेके जा सकते हैं, जो अभी तक काफी डाउन थे। और जो 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए गए उसमें उन्हें थोड़ा सा लाभ भी हुआ था। अब काफी लाभ तो नहीं कह सकेंगे, थोड़ा लाभ उनको हुआ है। तो उनके मन में ये है कि चलो जितना हम इस मुद्दे को उठाएंगे उतना ये आगे जाएगा। तो ये थी मुख्य मुख्य बातें जो अनछुए पहलू थे अग्निवीर को लेके। इस अंक को मैं अभी यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, और अगले अंक में हम जानेंगे कि अग्निवीर जो है उनकी सैलरी कितनी है, उनको कितने पैसे मिलेंगे, लमसम पैसे कितने मिलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट्स। अगर कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको क्या सरकार की तरफ से मिलेगा। एक शहीद या जो वीर गति को प्राप्त सैनिक है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ भी करें वो कम ही होगा, बट फिर भी सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या दे रही है उनको, उनके परिवार को, उनके भरण पोषण के लिए। और भी कुछ पहलुओं को लेकर अग्निवीर के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को बोलता हूँ भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं आप सभी से अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।